नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक टाइगर के इस एपिसोड में, जहां मैं आपके लिए लाऊंगा बीते ज़माने की किताबों से निकलती अनोखी, अनसुनी और अनजान कहानियां। तो आज की हमारी किताब है 1937 की फ्रांसिस फ्लैहर्टी की साबू द एलिफेंट बॉय। तो दोस्तों, फ्रांसिस और उनके मशहूर फिल्मकार पति रॉबर्ट फ्लैहर्टी 1920 और 30 के दशक में दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जनजातियों पर फिल्म बनाते और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे। इसी सिलसिले में 1935 में रॉबर्ट और फ्रांसिस भारत आए। रुडयार्ड किपलिंग के किताब जंगल बुक की कहानी तुमाई ऑफ एलिफेंट पर फिल्म बनाने। तो आइए आगे की कहानी फ्रांसिस के अपने शब्दों में। यह कहानी है छोटे साबू और उसके हाथी एरावत की, जिन्होंने जंगल बुक की कहानी पर बनी हमारी फिल्म जो हमने भारत में बनाई है में लिटिल तुमाई और काला नाग का किरदार निभाया है। मुझे लगता है कि उसे देखने के बाद या फिर ऐसे भी आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। किताब की बहुत सी तस्वीरें आप फिल्म में ढूंढ लेंगे और कुछ बिल्कुल नई भी है। इस किताब के लिखे जाने तक साबू इंग्लैंड में ही है, पर उसकी इच्छा एक दिन एरावत से मिलने वापस भारत जाने की जरूर है, जो अब भी जंगल वाली जिंदगी के मजे ले रहा है। कहानी का अगला हिस्सा, साबू का बचपन। साबू का घर भारत के मैसूर में है। वह एक बड़ी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, जिसमें वह पूरे साल नहा सकता था, क्योंकि मैसूर में सर्दी नहीं होती और सूरज हमेशा चमकता रहता है। नदी के दोनों किनारे पर था एक जंगल, जहाँ थे बहुत सारे जंगली जानवर, जैसे बाघ, चीते, बंदर भी हैं, जिन्हें कुछ लोग पकड़कर अपने घरों में रखते हैं और पालतू जानवर की तरह पालते हैं। जब वह एक बहुत छोटा लड़का था, साबू की माँ की मौत हो गई और इसलिए उसके पिता, जो हाथियों की सवारी करने वाले एक महावत थे, ने अपने हाथी को सूर से साबू के पालने को हौले हौले झुलाना सिखाया। जब साबू थोड़ा बड़ा हुआ तो वह हाथियों के साथ खेलने लगा, जबकि उसके पिता जंगल में काम करते थे। इसी तरह से हाथियों का काम उसने इतनी अच्छी तरह से सीख लिया कि उसे कभी उनमें डर नहीं लगता। साबू के पिता एक माहिर महावत थे और साबू हमेशा खुद से कहता कि वह भी किसी दिन अपने पिता की तरह एक माहिर महावत बनेगा। साबू के पिता के पास थी एक हथनी जिसका नाम था गुदौती, और वह अपने महावत से बहुत प्यार करती थी। जब एक दिन साबू के पिता की मृत्यु हुई तो गुदौती बहुत अकेली हो गई। वह बहुत बिगड़ैल हो गई और किसी भी महावत से न संभलती, इसलिए उसे जंगल में छोड़ना पड़ा और आखिरकार अपने मालिक की तरह वह भी मर गई। अब जब साबू के माँ बाप नहीं थे और न ही उसकी हथनी, तो वह बहुत ही अकेला रह गया और वह दूसरे महावतों को अपने हाथियों के साथ नदी में नहाने और उन्हें तरह तरह के करतब सिखाते देखने नदी जाने लगा। वहाँ वह बैठकर उस दिन का इंतजार करता जब वे खुद के हाथी के साथ एक महावत बने। मैसूर के महाराजा कई हाथियों के मालिक थे, जो उनके हाथी खाने की शोभा बढ़ाते थे। साबू वहाँ भी काफ़ी देर तक रुकता। वहाँ और भी लड़के आते, पर उन सबके पिता थे महावत और उनके पास थे हाथी। साबू काफ़ी दुखी था, क्योंकि न उसके पिता थे और न उसके पास था कोई हाथी, और जो भी कुछ था उसके पास वह था सिर्फ उसे मिलने वाला महीने का 2 रुपये। इन रुपयों से एक हाथी खरीदने के लिए तो उसे कई दिनों तक पैसे जोड़ने होते और साथ ही रहना पड़ता भूखा। यह तो हो ही नहीं सकता था। महावत बनने के लिए साबू सोचता
कि वह ना जल्दी बढ़ रहा है और ना ही बड़ा हो रहा है। उसे लगता कि क्या वह हमेशा एक बच्चा ही रह जाएगा। फिर भी वह हमेशा खुश रहता क्योंकि उसके आसपास बहुत सी मजेदार बातें होती थी, जैसा कि भारत में अक्सर होता ही रहता है। हालांकि उसे यह चीज़ें बहुत छोटी लगती। कभी कभी कोई भूखा बाघ या तेंदुआ जंगल से गांव की ओर आ जाता, और अगर गलती से उस समय कोई बाहर होता तो जानवर उस पर हमला कर जाता। पर ज़्यादातर लोग उसे देख लेते या उसकी दहाड़ से जाग जाते, और इस तरह सारे गांव को बाघ के बारे में पता चल जाता और सब मिलकर उसे मार भगाते। जब साबू नहीं देख रहा होता, कभी कभी कोई एक छोटा मगर जहरीला सांप या कोई बहुत ही बड़ा सांप दीवार की किसी दरार से या दरवाजे से घर में घुस आता, और साबू उसे तब तक लाठी से पीटता जब तक उसका दम न निकल जाए। एक दिन साबू अपने घर के बरामदे में सो रहा था, तभी एक जंगली हाथी जंगल से गांव में घुस आया। साबू करीब करीब अकेला ही था, सिवाय उस एक आदमी के जो कुछ दूरी पर खड़ा था। पर यह आदमी कोई मदद नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था वे दोनों मारे जाएंगे। पर साबू को किसी मदद की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि हाथी तो उसे किसी पुरानी दोस्त की तरह सलाम करने लगा। फिर वे दोनों आधे घंटे तक खेलते रहे। उसके बाद हाथी काफ़ी आराम से जंगल की तरफ निकल गया और साबू बरामदे में ही लेटकर खुद की मस्ती में खेलता रहा। साबू ने कहा उस हाथी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई क्योंकि उसके गले में एक ताबीज है जो उसकी मरती हुई माँ ने मरने से पहले उसे पहनाई थी, और उसने कहा था जब तक ये ताबीज उसके गले में है कोई साबू का बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहानी के आज का हिस्सा है इरावत। महाराजा के हाथी खाने में एक हाथी था, नाम था जिसका ऐरावत। ऐरावत यानी देवताओं के राजा इंद्र की सवारी का हाथी। पूरे दक्षिण भारत में उसके जितना बड़ा और उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई हाथी न था। उसे जंगल से एक बहुत होशियार महावत पकड़ लाया था जो शिकारियों का जमींदार यानी कि मुखिया था। साबू जमींदार का बहुत अच्छा दोस्त था और जमींदार उसे इरावत के साथ मन भर खेलने देता। वह एक बहुत सयाना और दूसरे हाथियों से अनोखा था। जब वह पकड़ा गया था तब भी उसने कुछ अलग ही किया था। इरावत एक अकेला हाथी था जिसे उसके झुंड से निकाल दिया गया था, क्योंकि जब वह छोटा और अब जितना ताकतवर नहीं था, उसने झुंड के अगवा हाथी की जगह लेने के लिए उसे ललकारा। लड़ाई हारने के बाद झुंड उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इरावत तब से बेबस हो जंगल की छानता रहा, क्योंकि हाथी झुंड में रहना पसंद करते हैं। अचानक एक दिन उसने 4 हथनियों को जंगल में बंधे देखा। हाथी? वाह, इरावत ने सोचा और उनसे बात करने चल पड़ा। एक हाथिन जिसे पद्मनी कहा जाता था के साथ उसकी खासकर बनती, और हर शाम वह उसे मिलने आता। एक शाम हालांकि कोई भी हाथिन बंधी नहीं थी और उसके ऊपर आदमी बैठे थे, लेकिन इरावत ने ध्यान नहीं दिया और सीधे पद्मनी के पास चला गया। वह उससे सट गई और एक और हाथिन उसके दूसरी तरफ आ गई। वे दोनों अपने कान उसकी आंखों पर जोर से दबाने और फड़फड़ाने लगे। वाह, इरावत ने सोचा, मैं कितना सुंदर होऊंगा जो 2-2 हथनियाँ मुझ पर मर गई। इरावत कभी न जान पाया कि वे ऐसा इंसानों के कहने पर कर रही थी। अचानक वे उसे छोड़ गए और वह उनके पीछे जाने लगा, पर उसके पिछले पांव कहीं फंस रहे थे। वह पलटा तो क्या दिखा? उसके पैर रस्सियों से पेड़ पर बंधे थे। अब सुने इरावत के बारे में अजब बात।
जिसने सबको चौंका दिया। इस तरह से पकड़े जाने पर किसी और हाथी की तरह गुस्से में लाल होने के और इधर उधर भगदड़ मचाने के बजाय इरावत शांत खड़ा रहा। दूसरे हाथियों पर सवार आदमियों ने उसका नाराज होने का इंतजार किया और फिर और इंतजार किया, पर वह यूं ही खड़ा रहा। आखिर में जमादार, जो हाथियों की अगुवाई कर रहा था, इरावत के पास अपने हाथिन पर बैठकर गया और उसके एक पैर को हाथिन के एक पैर से बांध दिया। फिर वह उसे नदी की ओर ले जाने लगे। नदी पर इरावत जी भर कर पानी पीने लगा और जमकर नहाया और उसके बाद बड़ी शांति, बड़ी खामोशी के साथ बाकी हाथियों के साथ हाथी खाने की ओर चल पड़ा। यहाँ इरावत फिर अलग साबित हुआ। बाकी जंगली हाथियों की तरह खाना पीना छोड़ने के बजाय उसने जमकर खाया पिया और खूब लंबा चौड़ा हो गया। ज़्यादातर जंगली हाथी पकड़े जाने पर मर जाते हैं, क्योंकि वे जंगल की आज़ादी के जाने से दुखी हो जाते हैं और इसी वजह से उन्हें ज़्यादातर तभी पकड़ा जाता है जब वे लोगों को मारने लगे या दूसरी मुसीबतें खड़े करने लगे। जंगली हाथी जो जंगलों में अकेले रहते हैं, वे खासकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब वे अकेलेपन से परेशान हो जाते हैं, वे लोगों के घर गिरा देते हैं और सड़कों पर कारों को रोक देते हैं। तब उन्हें पकड़ना या मारना पड़ता है। लेकिन इरावत तो एक बहुत ही पालतू हाथी था और साबू उसके साथ खेलते खेलते उसे कई ट्रिक सिखाता। एक ट्रिक जो कोई और हाथी ना कर पाता, वह था इरावत का साबू को अपने सूंड से उठा लेना और उसे हवा में अपने सिर के ऊपर तक उठाकर सीधे अपने पीठ पर बैठा लेना। ये एक बहुत खास और नायाब ट्रिक थी, क्योंकि साबू जानता था उसके साथ का कोई भी और लड़का अपने हाथी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जब नटखट साबू को घरों की छतों से पके तरबूज उठाने होते या बड़े काम आता। एक दिन साबू दूसरे लड़कों के साथ खाना खा रहा था। वे सब मिल बांट कर खाते, जैसे मानो साबू को केले पसंद हो और उदय को चावल, तो साबू उदय को चावल दे देता और उदय साबू को केले। केले खाते खाते खाने से भरे मुंह के साथ साबू लड़कों को बताने लगा कैसे वह अपने अब्बू की तरह एक बड़ा महावत बनेगा। अरे छोड़ो, दूसरे लड़कों ने कहा, कैसे महावत बनोगे तुम? तुम्हारे पास तो एक हाथी भी नहीं है। रुको तो, साबू बोला, मैं तुम्हें एक दिन दिखाता हूँ मैं कैसे एक हाथी भी ले आऊँगा। तभी वहाँ जमादार भी आ गया। तुम लोगों ने गोरे आदमी के बारे में सुना जो अभी आया? वह बोला। नहीं, लड़कों ने बिना कोई उत्साह के बोला। गोरे तो महाराज से मिलने हमेशा आते रहते हैं। पर गोरे तो छोड़ो, उन्होंने तो महाराज को भी शायद ही देखा हो। अच्छा, वह एक हिलती डुलती तस्वीर बनाने वाला है, एक छोटे लड़के की। सबके लिए मौका है, सबके लिए। एक गोरा आदमी, हिलती डुलती तस्वीर, छोटा लड़का, शायद उनमें से कोई हो। लड़कों ने क्या शोर मचाया, पूरा दम लगाकर चिल्लाने लगे, मानो वही चुन लिए गए हों। साबू दल से अलग हो गया। वह इरावत के पास गया। ओ प्यारे इरावत, साबू बोला, क्या बात थी अगर गोरा मुझे और तुम्हें चुन लेता, पर वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ना तो मेरा कोई माई बाप है और ना ही मेरे पास है कोई हाथी।